मेरे लिए लेक्चर देने के लिए। और कई बार ऐसा हुआ कि रिसोर्स पर्सन नहीं आ पाए और मैंने सुबह 8 बजे फोन किया और मैडम 10 बजे लेक्चर देने के लिए तैयार थी। तो मैडम का हमेशा हमें सहयोग मिलता रहा है, तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और अनुराधा माथुर मैडम के ऑफिशियल इंट्रोडक्शन के लिए मैं अपने साथियों जो जिनका नाम नॉमिनेट किया है, प्लीज आए और उनको मैडम का इंट्रोडक्शन दें। सर अभी शुरू करना है कि बाद में करना है? नहीं सर, शुरू करना है, क्योंकि सर समय किसी के लिए रुकेगा नहीं और और आपको फिर लंच का ब्रेक नहीं मिल पाएगा, इसलिए आप सब शुरू कर दीजिए ताकि हम शार्प 1:15 या 1:20 पे हम सेशन क्लोज कर दें। जी हाँ ठीक है सर। जी जी, क्योंकि लंच ब्रेक होना जरूरी है, क्योंकि 2 बजे से हमारे दूसरे वक्ता जुड़ जाएंगे और 2 बजे एकदम शार्प स्टार्ट हो जाएगा। जी सर इंट्रोडक्शन दे दूं कि रुक जाओ? सर, आप शुरू इंट्रोडक्शन करिए। जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं यू वो शुड इंट्रोड्यूस टू उनका लॉस है, मैम, जो प्लीज लोग प्लीज नहीं प्लीज। जुड़े हैं उनका नुकसान है। आप शुरू करिए सर प्लीज। ठीक है सर। मैं डॉक्टर रमेश सरपते, अमरावती महाराष्ट्र से। डॉक्टर पंकज सिंह सर, डॉक्टर माथुर मैडम और मेरे सभी पार्टिसिपेंट साथियों, सभी को प्रणाम। आज शॉर्ट टर्म के दूसरे सत्र में चर्चा करने के लिए डॉक्टर अनुराधा माथुर मैडम अपने साथ संवाद करने वाली है। माथुर मैडम बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज अलवर राजस्थान के इतिहास डिपार्टमेंट के एचओडी के रूप में कार्यरत है। मैडम को टीचिंग का बहुत सारा अनुभव है। मैडम के बहुत सारे चैप्टर बुक में आर्टिकल और पेपर पब्लिश हुए हैं। मैडम ने यूजीसी के 2 सफलतापूर्वक माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। मैडम ने हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट एंड हिस्ट्री एक किताब भी लिखी है। इसके अलावा वाटर मैनेजमेंट इन अलवर स्टेट इन 18th सेंचुरी और हवेली ऑफ अलवर एंड आर्किटेक्चर हेरिटेज एक किताब भी आने वाली है। और इस किताब का लाभ रिसर्च स्कॉलर और पीजी छात्रों को होने वाला है। मैडम विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन और आरआरबीएम यूनिवर्सिटी अलवर में बोर्ड ऑफ स्टडी के मेंबर भी है। मैं अनुराधा माथुर मैडम को संवाद करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। और टू माथुर मैडम। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अनुराधा माथुर अलवर से आप सबको प्रणाम करती हूँ और गांधी जयंती के इस शुभ अवसर पर आपको बधाई देती हूँ। मेरा टॉपिक जो आज का है वो है वर्तमान परिदृश्य में गांधी के प्रयोगों की सार्थकता एवं प्रासंगिकता। आज हम गांधी की बात कर रहे हैं, तो गांधी आज के युग में कितने सार्थक हैं और उनकी प्रासंगिकता कितनी है, इस पर मैं बात करना चाहूंगी। मैंने उनके कुछ प्रयोगों को इसमें शामिल करा है। उनके सिद्धांत और व्यवहार, जो 2 रूप हैं उनके कार्यशैली के, उसको भी इसमें सम्मिलित किया है। आज जब हम समाज, देश व दुनिया को नैतिक मूल्यों की परवाह न कर व्यक्तिगत लाभ और स्वार्थ की तरफ दौड़ता देखते हैं, तो अनायास ही हमें महात्मा गांधी की याद आती है। उन्होंने अपने व्यवहार में कुछ ऐसे गुणों को शामिल किया तथा कुछ ऐसे प्रयोगों को चिंतन में सम्मिलित किया जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के तमाम भागीदारों की
उनमें श्रद्धा स्थापित कर दी। प्रार्थना, उपवास और मौन व्रत गांधी की जीवनचर्या का हिस्सा रहे और साम्राज्यवादी ताकतों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में कामगार हथियार भी रहे। उनकी लड़ाई की तकनीक जैसे आत्मशुद्धि, स्वराज व स्वदेशी, सत्याग्रह अपने आप में बहुत ही अद्भुत और विलक्षण तकनीक थी। इतनी बड़ी लड़ाई में समय प्रबंधन जैसे प्रयोग तथा राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग से जिस प्रकार से उन्होंने राष्ट्र प्रेम व राष्ट्र को गरिमा प्रदान की, वह भी अनुकरणीय। सर्वप्रथम में गांधी जी के मौन, उपवास, प्रार्थना का क्या महत्व रहा और उन प्रयोगों को किस प्रकार से उन्होंने अपने कार्यशैली में शामिल किया, इसके बारे में बात कर रही है। मौन केवल चुप रहना ही नहीं था। चुप रहकर यदि क्रोध का दमन किया जाए तो फिर वह भीषण हिंसा के रूप में फूटता है। मौन एक शक्ति है। मौन रहकर हम बहुत कुछ संदेश दे सकते हैं। बापू अपने आशीर्वाद देते हुए वे लिखते हैं कि प्रतिक्षण अनुभव करता हूं कि मौन सर्वोत्तम भाषण है। अगर बोलना ही चाहिए तो कम से कम बोलो और एक शब्द से जहां काम चले वहां पे दो शब्द नहीं बोले जाए। गांधी जी ने इस मौन को अपने जीवन में पूर्ण रूप से धारण कर लिया था। यह मौन एक चिंतन था जो उन्हें समस्याओं के समाधान का मार्ग सुझाता था और अपने अंतर्मन की गहराई में जाकर अपने आप को पहचानने का अवसर भी देता था। गांधी जी वह मौन इसलिए धारण करते थे कि वे अपने आसपास के रहने वाले व्यक्तियों को मौन रहने की प्रेरणा देते थे। एक बड़ा अच्छा उदाहरण मुझे मिला है 1931 में, जब वो इंग्लैंड में थे तो वहां पर अमेरिका के कुछ पत्रकार जो थे वे उनको सुनने के लिए उन्होंने प्रार्थना करी। गांधी जी ने इसकी स्वीकृति भी दे दी और वे इसके लिए सभा स्थल पर भी गए। पर महात्मा गांधी ने उस समय एक बड़ी अजीब सी रिक्वेस्ट वहां पर करी। संवाददाताओं से कहा कि संयम रखना और संयम कैसे रखा जाए उसको सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए जो भी मैं आपसे कहूंगा वह न तो निजी बात है और न ही कोई नई बात है, परंतु मैं आपको संयम सिखाता हूँ। वह यह है कि आज के दिन आप लोग मौन रखें, यानी कि मैं जो भी आज बोलूंगा उसको लिख करके कहीं ना भेजें। ये महात्मा गांधी के स्वयं के चरित्र की विशेषता थी कि उनके इस आग्रह को तुरंत ही उन सभी पत्रकारों ने स्वीकार किया और आप यह देखिए कि उन्होंने अपने कागज और कलम दोनों ही नीचे रख दिए और सिर्फ उनको सुना और सीखने की कोशिश करी। अपनी आत्मकथा में भी वे लिखते हैं, मेरे अनुभव ने मुझे सिखाया है कि मौन सत्य को पाने के लिए आध्यात्मिक अनुशासन का एक अभिन्न अंग है। बढ़ा चढ़ाकर बोलना, सत्य को घुमाना या दबा देना मानव की नैसर्गिक कमजोरी है। अगर हम मौन रहने के गुणों के बारे में समझ लें और जान जाएं तो विश्व की आधी तकलीफें ही दूर हो जाएंगी। महात्मा गांधी ने इसीलिए मौन, प्रार्थना और उपवास को व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं वरन सामूहिक स्तर पर भी प्रयोग किया। उनकी सभा प्रार्थना सभा ही कहलाती थी। प्रार्थना उनके जीवन का एक अभिन्न अंग था और इसी प्रार्थना और उपवास से वे देश और संसार को संदेश देते थे। उनके अनुसार हृदय शुद्धि के लिए उन्हें उपवास रखना चाहिए। वे कहते थे कि प्रार्थना उपवास के बिना नहीं होती है और उपवास यदि प्रार्थना का अभिन्न अंग न हो तो शरीर को मात्र यंत्रणा देना ही होगा, जिससे किसी को भी लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा उपवास तीव्र आध्यात्मिक प्रयास है, एक आध्यात्मिक संघर्ष है। यह प्रायश्चित और शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। मौन, प्रार्थना और उपवास केवल गांधी जी ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए ही नहीं प्रयोग में लिया, वरन सार्वजनिक जनजागरण और सत्याग्रह के लिए भी उन्होंने हथियार के रूप में इसको अपनाया। सत्याग्रह में सत्य का आग्रह तो था, पर अपने से विरोध रखने वाली व्यक्ति के प्रति प्रेम थी। उसके प्रति द्वेष या घृणा का भाव नहीं है। विरोधी का अनिष्ट हो यह विचार भी नहीं है।
उपवास और प्रार्थना किसी को दबाने के लिए या अपनी अनुचित मांग करने के लिए नहीं है। विरोधी शक्तियों में भी न्यायपूर्ण मांग के लिए चिंतन हो, उसका हृदय शुद्ध हो, हृदय परिवर्तन हो, और यह भाव उपवास और प्रार्थना के साथ मिला हुआ है। इसीलिए इसका व्यापक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इसी तरह से हड़ताल जैसा एक नया प्रयोग जो पश्चिम का भारत में असर था, उसके बारे में भी वे लिखते हैं। उन्होंने यह एक पत्र लिखा था जिसमें वे लिखते हैं कि स्वेच्छा से और किसी के दबाव के बिना की गई हड़ताल लोगों की नाराजगी प्रकट करने का साधन है, परंतु उपवास करना उससे भी बलवान है। लोग जब धार्मिक वृत्ति से उपवास करते हैं और अपने दुख की पुकार ईश्वर के सामने रखते हैं, तब उन्हें अचूक जवाब मिलता है। कठोर से कठोर हृदय पर भी उसका असर होता है। सभी धर्मों में उपवास को महासंयम माना गया है। जो स्वेच्छा से उपवास करते हैं वे उससे नम्र बनते हैं और शुद्ध होते हैं। इसलिए शुद्ध उपवास बड़ी प्रभावशाली प्रार्थना है। नेक्स्ट हम उसकी बात करेंगे प्रयोग की। तो ट्रस्टीशिप का प्रयोग मैंने लिया है। भारत की आजादी से पूर्व गांधी जी की एक कल्पना थी कि स्वतंत्र भारत कैसा होगा, आजादी आखिर किस लिए और किसके लिए। इसलिए उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम प्रारंभ करे। इन सब के बीच में सबसे कमजोर गरीब आदमी था, और यदि वह आजादी के बाद में पिछड़ गया और शोषित रहा तो फिर आजादी का क्या अर्थ होगा, यह सोच करके गांधी जी परेशान थे। इस चिंतन धारा में ट्रस्टीशिप का सिद्धांत उनके ध्यान में आया। एक ओर अत्यंत गरीब अपने झोपड़े में भूख से तड़पे और दूसरी ओर महलों में मौज मस्ती चलती रहे, ऐसा आजाद भारत में नहीं हो सकता। इस अंतर को पाटने के लिए और समय की मांग को देखते हुए उन्होंने एक सिद्धांत को जन्म दिया था, और वह ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। वे कहते हैं कि प्रकृति हमें अपनी आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त सामग्री देती है। यदि प्रकृति प्रदत्त सामग्री का हम न्यायपूर्ण और समुचित वितरण करें तो गरीबी और भूखमरी नहीं रह सकती। वास्तव में संसार में जितनी भी संपदा है उसका मालिक भगवान है। हमें उसमें से अपनी आवश्यकता भर संपत्ति रखने और उसका उपभोग करने का अधिकार है। आवश्यकता से अधिक जो पूंजी हमारे पास है उसके हम ट्रस्टी हैं, मालिक हैं। पूंजीपति ईमानदारी से खूब संपत्ति अर्जित करें और संपत्ति अर्जन में किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगनी चाहिए, किंतु पूंजीपति उस संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता। वह संपत्ति का ट्रस्टी ही रहेगा और उसे संपत्ति का अपनी जरूरी आवश्यकताओं के उपभोग का ही अधिकार है। शेष संपत्ति पर समाज व देश का अधिकार हो। नेक्स्ट प्रयोग था उनका स्वराज। गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम में ही स्पष्ट किया था कि भारत की आजादी के बाद जो भी योजनाएं अपनाई जाएंगी उसका उद्देश्य सबसे गरीब, पिछड़े और समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचाना होना चाहिए, और यही था उनके स्वराज का सपना। वे पूछते भी हैं, क्या आपको स्वराज चाहिए, और ये चाहिए तो किसके लिए चाहिए, सबल के लिए या निर्बल के लिए, और निर्बल की जरूरतें क्या आप जानते हैं। हम ऐसा स्वराज चाहते हैं जिसमें सभी व्यक्तियों को यानी भंगियों तक को समान अधिकार प्राप्त हो। ये गांधी जी का स्वराज का स्वप्न था। उनके स्वराज में उन्होंने राम राज्य की कल्पना की थी जिसमें सेवा और प्रेम की प्रधानता थी। इस बात को उन्होंने बड़े बलपूर्वक और कई स्थानों पर भी कहा था कि आज डेमोक्रेसी का युग चल रहा है, मुझे इसके अर्थ की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि जहां प्रजा की आवाज सुनी जाती है वहां प्रजा में प्रजा के प्रेम की प्रधानता होती है, और वही डेमोक्रेसी। किंतु मेरे राम राज्य में सिर या हाथ गिनकर प्रजा के मत का अंदाजा नहीं लगा सकता। ऋषि मुनियों ने तपस्या करके देखा तो मनुष्य तपस्या करते हैं, जो प्रजा हित की भावना अपने दिल में रखते हैं,
वे मत दें तो वह प्रजामत या जनमत कहलाएगा, और इसी का नाम वे सच्ची डेमोक्रेसी कहते हैं। वो कहते हैं कि मेरा जैसा तो बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे और भाषण दे देंगे, और भाषण देने से ही क्या वो अपना मत चुरा लेंगे और वे अपने को एक कैंडिडेट, जीता हुआ कैंडिडेट बना लेंगे। तो कहते हैं कि यह सच्ची डेमोक्रेसी नहीं। गांधी जी के लिए प्रजातंत्र की प्रणाली नहीं थी, बल्कि सेवा भाव और प्रभाव था, प्रेम प्रधान था। यदि ये दो बातें न हो तो उनके लिए प्रजातंत्र व्यर्थ का ढकोसला हो जाता है। गांधी जी ने इसीलिए जनप्रतिनिधियों को सादा जीवन और उच्च विचार का पाठ पढ़ाया। वे तो वास्तव में विधायकों को या सांसदों को वेतन देने के भी पक्ष में नहीं थे। अन्य प्रयोग है उनका समय प्रबंधन। गांधी जी समय के हर क्षण का सदुपयोग करने के लिए तत्पर रहते थे और सावधान रहते थे। वे चाहे स्वतंत्रता संग्राम में कितने भी व्यस्त रहे हों, मगर उन्होंने कई रचनात्मक कार्यक्रम, खादी ग्रामोद्योग, राजनीतिक कार्यक्रम के व्यस्ततम क्षणों में से भी समय निकाला और वे बालकों के साथ खेले, रसोई में भोजन भी पकाया और हंसी मजाक का समय भी उन्होंने निकाल दिया। शायद ही कोई ऐसा विषय हो जिस पर उन्होंने विचार नहीं किया हो, और वे ऐसा इसलिए ही कर पाए क्योंकि उनके जेब में एक घड़ी हमेशा रहती थी और वे उसके अकॉर्डिंग अपने समय का प्रबंधन करते थे, यानी कि घड़ी उनके जीवन की धड़कन। एक बार गांधी जी का एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी कि कई लोग उनसे रोज मिलने के लिए आते थे और मात्र दर्शन करने के लिए ही उनके पास में पहुंचते थे और घंटों उसके लिए वे इंतजार करते थे। ऐसे कई लोगों को उन्होंने जो बातें कही उससे उनके समय के सदुपयोग की एक झलक मिलती है। उन्होंने कहा कि आप बिना काम मुझे देखने के लिए आते हैं, ये बहुत बड़ा पाप है। मुझे देखने से आपको कुछ भी नहीं मिल सकता और मुझे भी कुछ नहीं मिलता है। यदि इतने दिनों में मैंने जो कुछ कहा है और आपकी समझ में वह आ गया है, तो आप खुद ही देख लेंगे इसमें आपकी समझ में क्या आया और मैं आपको क्या समझा सकूं, ये आपको ही निश्चित करना है। आपको कुछ पूछना है या कुछ कहना है तो आप मेरे पास में आए। यह तो बात मेरी समझ में आती है, पर सिर्फ देखने के लिए आप अपने घंटों समय बर्बाद करते हैं, यह मैं सहन नहीं कर सकता। और अगर अब आप यह बात अच्छी तरह से समझ गए हैं तो एक क्षण भी मेरा नहीं है, आपका नहीं है, इस इन क्षणों पे सारे देश का अधिकार है। तो आप वह प्रत्येक क्षण देश को अर्पित कीजिए। इस तरह से उन्होंने समय के महत्व को आम जनता के पास पहुंचाया। पर्यावरण। आज जो औद्योगिक विकास है और उसमें जो हम पर्यावरणीय खतरे देख रहे हैं वह उस समय नहीं थे। इसीलिए हम देखते हैं कि गांधी जी ने ऐसे कोई विचार व्यक्त नहीं करे जो डायरेक्टली पर्यावरण से जुड़ते। ना उन्होंने कोई सभा करी, ना सम्मेलन करा जिसमें आपने पर्यावरण से संबंधित विचार दिया, मगर उनके जीवन में प्रकृति एक अनिवार्य विषय बन चुका था। उन्होंने प्रकृति से छेड़छाड़ के दुष्परिणामों के बारे में भी सोच और समझ दिया था। गांधी जी के समय में हम देखते हैं कि जल की कोई भी समस्या नहीं थी। नदियां वर्ष भर बहती थी, कुओं और जलाशयों में पानी रहता था। तब गांधी जी ने जल की उपयोगिता को उस समय भी समझ लिया था और उसके दुरुपयोग के प्रति उन्होंने विरुद्ध चेतावनी भी दी थी। उनका कहना था कि कोई भी वस्तु सहज उपलब्ध है, इसलिए उसका मन माना उपयोग नहीं किया जा सकता। वह केवल हमारे लिए नहीं है, हमें जितनी आवश्यकता है उसका मितव्ययता से ही उपयोग करना चाहिए। महात्मा गांधी इसीलिए साबरमती आश्रम से सिर्फ एक लोटे में पानी भरते थे और उसी से ही अपने हाथ और मुंह धो लिया करते। उनसे जब पूछा गया कि आप ये कंजूसी क्यों कर रहे हैं, तो गांधी जी ने कहा पानी कितना ही उपलब्ध हो, वह केवल मेरे लिए नहीं है, उस पर देश और समाज का अधिकार है और उसका उपयोग मितव्ययता से ही होना चाहिए। गांधी जी के पर्यावरण संबंधी विचार भारतीय संस्कृति के अंग थे। वे जीवन जीने की एक शैली थी।
पर्यावरण उनके लिए कोई अलग विषय नहीं था जिसका उन्हें पालन करना हो। प्रकृति के नियम ही उनके जीवन के अंग थे। इसलिए प्रकृति से करी गई कोई भी छेड़छाड़ प्रदूषण का कारण बनेगी, वे इसकी उसको मान उसकी वो हामी भरते थे और उनका मानना था कि इंसान को इस तरह की कोई भी कार्य नहीं करते। जो सिद्धांत इंसान के बनाए कानून के बारे में है, वही सिद्धांत उनके अनुसार कुदरत के बारे में भी है। इसीलिए कोई भी अज्ञान व्यक्ति किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य करता है तो वह कोई बचाव के लिए नहीं कर रहा है, वरन नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान में अपनी आस्था प्रकट करी। हवा, पानी, मिट्टी और अग्नि से ही उन्होंने स्वास्थ्य रक्षण पर जोर दिया। एलोपैथी और औषधियों के साइड इफेक्ट्स जिसकी हम आज चर्चा करते हैं, उन्होंने उस समय उन पर विचार कर दिया। गांधी जी की दृष्टि में पर्यावरण की स्वच्छता का विचार खान पान स्वच्छता से लेकर खादी और ग्रामोद्योग तक, खादी और गांव में जो छोटे छोटे उद्योग थे उन तक में समाया हुआ। जीवन का कोई भी कृत्य हो वह पर्यावरण का पूर्ण ध्यान रखते थे। गांधी के लिए पर्यावरण, जैसा कि मैंने अभी बोला था, कि कोई विषय नहीं था, ना ही सभा में बोलने या भाषण देने वाला कोई कार्य था, वह उनके जीवन का ही एक अंग था। वे स्वयं को राजनीति की अपेक्षा प्रकृति के नियमों का पालन करने में अधिक कुशल मानते थे। नेक्स्ट प्रयोग जो लिया है मैंने वह है राष्ट्रभाषा। उन्होंने मातृभाषा के सम्मान को लेकर बहुत बार कई बातें बोली थी। ऐसा ही भागलपुर में छात्र सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि मातृभाषा का अनादर माँ के अनादर के बराबर होता है। जो मातृभाषा का अपमान करता है वह स्वदेश भक्त कहलाने लायक नहीं। मातृभाषा के विकास के लिए वे कहते थे कि अंग्रेजी के किसी भी योगदान को वे स्वीकार नहीं करें। भागलपुर में ही उन्होंने आगे भाषण में कहा कि मातृभाषा के विकास के लिए अंग्रेजी भाषा की जानकारी होना जरूरी नहीं है, बल्कि मातृभाषा के प्रति प्रेम और उसके प्रति श्रद्धा का होना आवश्यक है। वास्तव में महात्मा गांधी अंग्रेजी को भारत में कोई स्थान देने के पक्ष में नहीं। अंग्रेजी का बना रहना, अंग्रेजी भाषा का बना रहना भारत की गुलामी का सूचक है और यह हमारे लिए अपमानजनक है, ऐसा वे मानते थे। परंतु हम देखते हैं कि वे अंग्रेजी के विरुद्ध भी नहीं थे। हमें अंग्रेजी की आवश्यकता है, किंतु अपनी भाषा का नाश करने के लिए नहीं, ऐसा उनका मानना था। इस देश के आम लोगों की सेवा करने की इच्छा हो तो वह कहते थे उनके लिए हिंदी जान लेना पहली शर्त है। इस प्रकार महात्मा गांधी ने भारतीय भाषाओं के अपने क्षेत्र में जहां स्वतंत्रता का उद्गम और रक्षक उन्हें घोषित किया, वहीं हिंदी को राष्ट्रीय एकता के लिए स्वीकार भी किया। उनकी कल्पना में स्वतंत्र भारत में अंग्रेजी का तो कोई स्थान ही नहीं था। अंग्रेजी राष्ट्र के पांव की बेड़ी है, ऐसा उनका मानना है। और शायद आज का जो युग है, वैश्वीकरण का युग है और उपभोक्तावाद का जो युग है, ऐसी स्थिति में हमने अंग्रेजी को अपने यहाँ पे एक भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। तो ये तो मैंने गांधी जी ने जो अपने जीवन में कुछ नए प्रयोग करे और उनको भारतीय राजनीति में स्थापित किया, उनके बारे में बात करी। अब आगे प्रश्न है कि गांधी के ये प्रयोग की कितनी सार्थकता थी और कितनी प्रासंगिकता थी। गांधी को आम रूप में हम बहुत आसानी से ले लेते हैं और उनके दर्शन, उनके व्यवहार, उनकी बातों को, उनके ज्ञान को हम एक बहुत आसान मान करके और उसके अकॉर्डिंग चलने का प्रयास हम करते हैं। पर दरअसल गांधी एक जटिल पहेली है और गांधी को समझना मुश्किल भी है। पर गांधी को धनबाद में एक लेक्चर हुआ था, सेमिनार थी, उसमें कोई मराठी सज्जन थे, उन्होंने ये बोला था कि गांधी को अगर ढंग से समझा गया होता तो आज देश का हाल जो हो रहा है वह नहीं होता।
हम लोग अंदर से बहुत विभाजित हो गए हैं और आजादी के 75 साल में भी हमें वो प्राप्त नहीं हुआ जो हमें होना चाहिए। हम देखते हैं कि एक वर्ग जो उच्च वर्ग है और कुछ उच्च मध्यम वर्ग जो है वे बहुत ही ताकतवर बनता जा रहा है और बन गया है, ताकतवर हो गया है। वहीं हम देखते हैं कि जो इससे नीचे का वर्ग है वह कमजोर वर्ग है और वह दिन पर दिन कमजोर ही होता जा रहा है। यह इसलिए हुआ है कि हमने पश्चिम का मॉडल स्वीकार किया है और उसको अपने जीवन में अपना भी लिया है, जिसका गांधी सदैव अपने जीवन काल में विरोध करते रहे। हिंद स्वराज में भी वे जगह जगह लिखते हैं कि वे मानते हैं कि आएगा तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ही, क्योंकि हमने अपने लिए कोई ऐसा दूसरा विकल्प ही तैयार नहीं करा है और ना ही हम बना पाए हैं कि हम जब आजाद हो जाते हैं, स्वतंत्रता हासिल कर लेते हैं, तो हम इस पार्लियामेंटेरियन मॉडल जो है इसको छोड़ करके हम अपना कोई एक मॉडल स्टेट बना सके। उनका कहना था कि अरे भाई, जहां हम जिस औपनिवेशिक सत्ता से हम इतने परेशान हुए, जो शोषक थे हमारे और जिन्होंने हमारा इस कदर शोषण किया है, और हम जिस परिवेश में उनके साथ में रहे हैं और उनके उपनिवेश बनकर के हमने अपना जीवन निकाला है, हम स्वतंत्र हो रहे हैं तो हम वापस उसी औपनिवेशिक व्यवस्था को क्यों अपना रहे हैं? हम उपनिवेश से स्वतंत्र हुए हैं तो हमारे स्वतंत्र होने का फायदा क्या हुआ? हमने तो वापस से वो ही सब चीजें अपना ली, वो ही पार्लियामेंटेरियन मेथड अपना लिया जो इंग्लैंड में ऑलरेडी स्थित था और उसको उन्होंने भारत में भी लागू किया था बहुत कुछ मामलों में। तो हमने अपनी नई चीज, अपनी स्वतंत्रता हासिल करके क्या एक नया काम करा है? उन्होंने कहा हमने तो कोई भी चीज बदली नहीं, हम तो कानून तक ही नहीं बदल पाए हैं। हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के द्वारा जो भी चीज बनाई गई थी, जो नियम कानून बनाए गए थे, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अंग्रेजों ने अपने समय में हम पे कुठाराघात किया था, उसको दबा दिया गया था। आज स्वतंत्रता के बाद में भी हम देखते हैं कि हमारे को उन्हीं स्वतंत्रताओं के लिए पुनः आग्रह करना पड़ रहा है। अभी आजकल बहुत ही तात्कालिक एक विषय उठ रहा है कि राष्ट्रद्रोह। राष्ट्रद्रोह क्या है, इस पे बात काफी चलती है। तो आज हम सरकार विरोधी को ही देश विरोधी मान लेते हैं, राष्ट्र विरोधी मान लेते हैं। तो ये तो वही हुआ जैसा कि ब्रिटिश काल में चलता आ रहा था। ब्रिटिश राजनीति के अगेंस्ट में या ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हम कोई भी जो विद्रोह करते थे या विरोध करते थे, उसको राष्ट्रद्रोह की संज्ञा दे दी जाती थी। तो क्या आज भी हम वही कर रहे हैं? तो क्या हम इसको अपने को अभी भी औपनिवेशिक सत्ता के ही अधीन माने, या हमारा माइंडसेट ही इस तरह का हो गया है कि हम औपनिवेशिक सत्ता के अधीन जैसा रहे थे वैसा ही रहने के हम आदी हो गए हैं? तो इस प्रकार से गांधी ने यह विरोध किया कि हमें अपनी देश में वो ही सत्ता लागू करनी चाहिए, वो ही व्यवस्था लागू करनी चाहिए जिसके लिए हम बने हैं और जो हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है। परंतु हमने देखा कि हम गांधी की उस बात को बिल्कुल ही भूल गए। हम तो स्वतंत्र हुए और स्वतंत्र होते ही हमने 1935 के एक्ट के अनुसार जो हमारे को व्यवस्थाएं दी गई, 1945 में जो एक्ट लगाया गया, हमने उसके अनुसार हमारा शासन प्रारंभ कर दिया। तो गांधी की सार्थकता कहाँ गई? गांधी ने इतने साल जो अपने विचारों को, अपने नए प्रयोगों को भारतीय राजनीति में उतारा था, उसको हम बिल्कुल ही भूल गए। गांधी जी के सपनों का स्वराज, जिसमें अंतिम छोर के व्यक्ति को भी समान अधिकार प्राप्त हो और स्वतंत्रता मिले, वह उनका स्वप्न था, जिसको भारतीय संविधान ने स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत मान्य भी कर लिया है। पर क्या हम वास्तव में बराबरी पर ला पाए हैं, या केवल यह एक कागजी शगुफा ही बनकर के रह गया है? हमें इन सब चीजों का एक एनालिटिकल
मतलब एक अपनी बुद्धि पे एनालिटिकल जोर देना चाहिए कि क्या हम उन सब चीजों को जिसके लिए गांधी लड़े, जो गांधी ने अपने नए प्रयोगों को सबके सामने ला करके खड़ा किया, क्या हम उसको अपने जीवन में उतार सके हैं। आज हम जब भी प्रासंगिकता की बात करते हैं तो हमेशा उठ करके जवाब आता है गांधी वर्तमान में बहुत प्रासंगिक है, पर किस रूप में प्रासंगिक है। हालांकि हो सकता है कि आपको आगे अभी मेरा लेक्चर थोड़ा सा लीक से हट करके लगे, पर मैं ये प्रश्न यहाँ पे ये उठा देना चाहती हूँ कि गांधी को प्रासंगिक आप किन शब्दों में मान रहे हैं और हम कितना उसको आत्मसात कर रहे हैं और कितना हम आज के युग में गांधी की सार्थकता को सिद्ध कर रहे हैं, यह एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। गांधी ने तो कहा था कि मेरी कल्पना का प्रजातंत्र वह है जिसमें अत्यंत दुर्बल लोगों को वो ही अवसर प्राप्त हो जो अत्यंत बलवान को प्राप्त है। क्या हमारा प्रजातंत्र गांधी का प्रजातंत्र बन पाया? यह तो अब धनपतियों का, बाहुबलियों का और अपराधी राजनीति का प्रजातंत्र बन करके रह गया है। वे अपनी यंग इंडिया में लिखते हैं कि जिस सत्ता को प्राप्त करने का प्रयत्न सेवा के नाम पर किया जाता है और जिसका आधार अधिकतम मत जुटाने का रहता है, वह सत्ता का भ्रमजाल है। वे चाहते थे कि सत्ताधारी शासक को भगवान कृष्ण का आदर्श अपने सामने रख करके जनता के सम्मुख आना चाहिए, जनता की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जिस प्रकार श्री कृष्ण जनता को देखकर नमन करते थे, प्रजा मत को वे नमन करते थे, जिस तरह से उन्होंने जब यज्ञ किया था तो उन्होंने राजसूय यज्ञ जब किया था, किस तरह से अपने जनता के और दरबार में उपस्थित लोगों के चरण धो करके उन्होंने उनका वेलकम किया था, तो उसी तरह से आज भी जनता की सेवा में राजा को या शासक को लगे रहना चाहिए। गांधी जी ने स्वराज के 4 मापदंड निर्धारित किए। वे 4 मापदंड है। पहला, आत्मरक्षा के लिए पुलिस कम से कम हो, जेलों में कैदी कम हो। तीसरा, हॉस्पिटल में बीमारियों की संख्या कम हो। और चौथा, अदालतों की संख्या कम से कम। अब हम अगर इन 4 चीजों पे मंथन करें तो क्या कोई भी नेतागण बिना किसी पर्सनल बॉडीगार्ड के बाहर निकलता है? तो वहीं हम बात करें, देखें तो पुलिस और जनता का जो गांधी जी ने मापदंड रखा था कि पुलिस कम से कम हो, वह मापदंड यही खत्म हो गया जिसको हम स्वराज के नाम से जोड़ते हैं। तो आत्मरक्षा मतलब जनता की रक्षा के लिए पुलिस कम है, जबकि नेताओं की रक्षा के लिए पुलिस ज्यादा संख्या में लगी हुई है। अपराध हम देखते हैं कि उतने ही बढ़ चुके हैं, तरह तरह के अपराध अब हो गए हैं, लोगों की मॉरल वैल्यूज अब डाउन हो गई हैं, इसीलिए अपराधियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो स्वराज का दूसरा मापदंड भी हम निष्क्रिय ही पाते हैं। तीसरा कि हॉस्पिटल कम हो, पर क्या हम दृष्टिपात करें अपने आसपास तो क्या हमें हॉस्पिटल्स कम मिलते हैं? या डॉक्टरों में मानवता की सेवा करने का विचार हम देखते हैं? आज नए से नए अस्पताल खुलते जा रहे हैं, छोटे से छोटे अस्पताल में भी फीस ज्यादा ली जा रही है और बीमारियों की संख्या, क्योंकि हम हाइजीन को भूलते जा रहे हैं, जो गांधी ने स्वच्छता और पर्यावरण के साथ अपने द्वारा स्थापित करने का प्रयत्न किया था, हम उसको पूर्ण रूप से भूल करके बीमारियों को हमने आह्वान कर लिया है। चौथा था कि अदालतों की संख्या कम हो। तो जहां अपराधी बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, वहां अदालत की संख्या भी कम नहीं हो सकती। तो स्वराज के वे 4 मापदंड जो गांधी ने स्थापित करे थे, वे मापदंड हमारे को आज व्यर्थ नजर आ रहे। आज के जनप्रतिनिधियों को भी वे व्यर्थ ही प्रतीत होते हैं। बुनियादी गांधी की अगर हम बात करते हैं तो हम बुनियादी गांधी पर तो बात कर ही नहीं पाते हैं। हम उनके किसी भी स्थापित किए हुए मत को, विचार को हम कभी भी उस पर चल ही नहीं पाए। हमने तो बस गांधी को यूज किया है और यूज करा और थ्रो कर दिया है। गांधी यूज एंड थ्रो के लिए जरूर से एक काम में आए हैं हमारे। आजादी दिलाने के वे बहुत अच्छे माध्यम बने, आजादी दिलाने में उनको सफलता भी हासिल हुई,
उन्होंने हमको आजाद भी करवाया, पर उनके आजादी दिलाने के बाद हम तुरंत ही उनको भूल गए। हम उनके सारे मापदंडों को भूल गए। उनको किस प्रकार से आत्मसात करके हम उनके विचारों को आगे बढ़ाते, वह भी हम पूर्ण रूप से उसी समय उनको हम भूल गए। गांधी जोड़ते हैं, सॉरी, गांधी छोड़ते हैं और हम जोड़ते हैं। गांधी का एक और पहलू मैं आपके सम्मुख लाना चाहूंगी कि हम धन संचय में ही लगे रहते हैं हमेशा, और गांधी उसको छोड़ने की बात करते हैं। गांधी कहते हैं, तू करोड़ों खुशी से कमा, लेकिन समझ तेरा धन तेरा नहीं, सारी दुनिया का है। इसीलिए जितनी सच्ची जरूरतें हो उतनी पूरी करने के बाद जो बचे उसका उपयोग समाज के लिए करो। यह उन्होंने हरिजन सेवक संघ में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। परंतु प्रलोभन हमें कहीं का भी नहीं छोड़ता है। प्रलोभन इस तरह का है कि हम एक प्लॉट लेते हैं तो हम चाहते हैं 2 प्लॉट और ले लें। हम लखपति बनते हैं तो हम चाहते हैं कि हम करोड़पति बने। हम करोड़पति बनते हैं तो हम चाहते हैं कि अरबपति बने। इस तरह से हम आगे से आगे, हमारे को प्रलोभन जो है वह आगे से आगे हमें घसीटता रहता है। यही हमारी और गांधी के बीच में टकराहट प्रारंभ होती है। गांधी आजादी के बाद ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देना चाहते थे, और यह गांधी के प्रयोग की ही सार्थकता थी कि घनश्याम दास बिरला, जमनालाल बजाज, पंडित मोतीलाल नेहरू से लेकर के पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं ने अपनी संपत्ति देश हित के लिए छोड़ दी। कई व्यापारियों, गृहिणियों, गरीब मजदूरों ने भी अपने गहने, आभूषण और संपत्ति सब गांधी जी को भेंट कर दी। वर्तमान में हम देखते हैं कि हरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट जो 2020 में ही पब्लिश हुई है, उसके अनुसार भारत में 7 करोड़ नेट वर्थ के मिलियनर्स भारत में अभी उपस्थित हैं, जिनमें से जमशेद जी टाटा की हम बात करें तो पिछले 100 वर्षों से वे लगातार 102 बिलियन डॉलर दान व परोपकारी कार्यों में लगाते आ रहे हैं, और इसीलिए विश्व के 50 नंबर पर वे अपना स्थान पाते हैं। जबकि आप देखिए कि बिल गेट्स और वॉरेन बफेट जो हैं वो इनसे पीछे हैं। इसके अतिरिक्त टाटा, अजीम प्रेमजी, शिव नाडार, मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम बिरला, अनिल अग्रवाल, अजय पीरामल आदि भारत में अपनी परोपकारिता के लिए उच्च स्थान रखते हैं। मगर अभी भी सामाजिक असमानता गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत को मुंह चिढ़ाती है। हम ट्रस्टीशिप सिद्धांत आज कहाँ है, जब हम उसी सामाजिक असमानता में जी रहे हैं। संपत्ति का एक हिस्सा, एक वर्ग संपत्ति से महरूम है तो दूसरा वर्ग संपत्ति की अधिकता के साथ में जी रहा है। तो इस सामाजिक असमानता में ट्रस्टीशिप का सिद्धांत पूर्ण रूप से गायब है। गांधी इसके माध्यम से समाज की पूंजीवादी व्यवस्था को समतावादी व्यवस्था में बदलना चाहते थे। गांधी की संकल्पना में इस व्यवस्था में उत्पादन का स्वरूप समाज की जरूरतों से निश्चित होगा, न कि व्यक्ति की सनक या लालच से। इस प्रकार गांधी प्रलोभन को त्यागने की बात करते हैं। जब तक हम यह नहीं छोड़ेंगे तब तक हम गांधी को नहीं समझ सकते। गांधी इतनी आसानी से समझने में भी नहीं आएगा, क्योंकि गांधी को समझने के लिए हमें गांधी के समकक्ष खड़ा होना पड़ेगा। गांधी एक व्यवहारिक दर्शन है। गांधी में भी कमियां रही, और 1922 में इसीलिए जब चौरी चौरा कांड के बाद बिना किसी से कंसल्ट करे गांधी जी ने, जब पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए गए थे, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को तुरंत ही रोक दिया और विड्रॉ कर दिया। नेहरू तक इससे भौचक्के रह गए थे, क्योंकि उनके निकटतम सहयोगियों को भी इसके बारे में पता नहीं था। परेशान होकर के उन्होंने पूछा कि गांधी आपने ऐसा क्यों किया, पर गांधी तो ऐसे ही थे।
हमारा मन तो हिंसा से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें कुछ अजीब नहीं लगता है, परंतु गांधी का मन अहिंसा से जुड़ा हुआ है। अहिंसा से जुड़ा आदमी हिंसा से कैसे जुड़ेगा? इसीलिए गांधी हमें समझ ही नहीं आते हैं, क्योंकि गांधी नैतिकता से जुड़ा व्यक्ति है और ये एक्सट्रीम पूंजीवाद का जमाना है जो आदमी को घोर अनैतिक बनाता है। गांधी सही नैतिक आचरण यानी कि सत्य की राह पर चलने की बात करते हैं और हम झूठ से ही हटना नहीं चाहते हैं, तो गांधी कैसे समझ में आएगा? इसीलिए जो भी गांधी को पढ़ता है उसी की टकराहट गांधी से होती है। और इसीलिए गांधी को पढ़ने के पश्चात हम जिस परिवेश में हैं, इसीलिए जब हम गांधी को पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि गांधी तो अब आउटडेटेड है, इसको हटाओ। वह गांधी को पढ़ना आज के युग में आप बहुत लोगों से चर्चा करी है मैंने, और जब भी चर्चा करी तो समझ में यही आया कि अरे गांधी तो फिजूल है, इसको पढ़ना ही बेकार है, इसको तो हटा देना ही चाहिए। लेकिन गांधी का भूत ऐसा है कि जो सिर पर चढ़ करके बोलता है, जैसे हमारे बोल रहा है, तभी तो हमने गांधी की पर आज ये संगोष्ठी रखी है। इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं दिमाग में हमारे गांधी है और उसकी हमें जरूरत भी है। बिना जरूरत के तो हम किसी को याद करते ही नहीं हैं। इसीलिए अगर हम गांधी को याद कर रहे हैं तो गांधी हमारी जरूरत बन चुके हैं। हम अपने को परख रहे हैं, परंतु हम परख इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा सारा आचरण गांधी विरोधी है। हम गांधी के समकक्ष आने की कोशिश करते हैं, गांधी को जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, परंतु हमारा आचरण ही गांधी के समकक्ष नहीं है, आचरण उनके बिल्कुल विरोधी है। तो कुछ भी तो ऐसा नहीं है जिससे हम गांधी से अपने को जोड़ सके। पर जो गांधी की बात करेगा वह गांधी की राह पर चलेगा और बात भी मानेगा। इसीलिए आचरण की शुद्धि के लिए वे मितव्यता, समय प्रबंधन की बात करते हैं, आवश्यकता से अधिक किसी भी वस्तु का प्रयोग और अन्य व्यक्ति को उस वस्तु से वंचित करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे को अपनी जरूरत के हिसाब से ही जीना चाहिए। इसी कारण से हम देखते हैं कि वे कागज को बचा करके रखते थे, कागज में लगी आलपिन को, ऑलपेन जिसे आप कहते हैं, उसको भी बचा कर रखते थे। गुड़िया पर जो धागे बंधे हुए आते थे वे उसको भी ध्यान संभाल करके रखते थे। इसी तरह से वे समय को भी बहुत बचाते थे। उनका कहना था कि जो समय को बचाता है वह धन को बचाता है, और बचाया हुआ धन कमाए हुए धन के बराबर होता है। अतः जिन्हें समय का मूल्य नहीं है वो कितना धन वेस्ट कर रहे हैं, इसका हिसाब कौन लगा सकता है। इसलिए समय के महत्व को सिखा करके उन्होंने जीवन में अनुशासन सिखाया, जिसे वे सफलता की चाबी मानते थे। अगर आप में समय की पाबंदी है, समय का प्रबंधन है, तो आप अनुशासित रहेंगे, अनुशासित रहेंगे तो आप सफलता हमेशा हासिल करेंगे। पर आजादी के बाद समय प्रबंधन और अनुशासन हमारे जीवन में शामिल ही नहीं कर पाए हम लोग। सार्वजनिक कार्यक्रम हो, विवाह कार्यक्रम हो, घंटों विलंब से चलती ट्रेनें हो, या नेताजी घंटों की देरी से सभा में पहुंचे और पहुंचने के बाद खेद जताना भी वे आवश्यक नहीं समझते। तो आजादी के नाम पर अनुशासनहीनता, उद्दंडता, कामचोरी और पनपते भ्रष्टाचार ने गांधी के समय प्रबंधन की धज्जियां ही उड़ा दी। हड़तालों में तो तोड़फोड़ करना अब हमारी आदत सी बन गई है। गांधी अब इन सब चीजों से परेशान होकर के कोने में दुबक चुके हैं। हमारे को गांधी शायद आज के इस वर्तमान परिदृश्य में कहीं नजर नहीं आते। मौन, प्रार्थना, उपवास, जहां गांधी के लिए हृदय शुद्धि और हृदय परिवर्तन का मार्ग था, आत्म जागृति का मार्ग था, आज हड़ताल, सत्याग्रह, उपवास, इन सब का दुरुपयोग हो रहा है। सड़क रोकना, रेलें रोकना, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, विरोधियों पर गलत आरोप लगाना, क्या इसको हम गांधी मार्ग कह सकते हैं? आज प्रार्थना और उपवास शुद्ध हृदय से करने का विचार गायब है,
स्वार्थ और सत्ता के लिए ही हम ये सब कार्य करते हैं। तो गांधी के विचार अब कैसे काम करेंगे? गांधी अपनी राह पर चलने के लिए सामूहिक सद्भाव से रहने की बात करते हैं, जिसके लिए उन्होंने आश्रम बनाए। ये आश्रम आजादी की लड़ाई में आम जन को प्रशिक्षण देने के लिए बनाए गए। गांधी ने अपने साबरमती आश्रम में भी हर वर्ग को सामंजस्य के साथ में रहने के प्रशिक्षण के लिए ही एक ही रसोई में सबका भोजन तैयार करने का आदेश दिया। और सबसे पहले उन्होंने शूद्र या दलित दंपतियों को अपने आश्रम में प्रवेश दिया और फिर उसके बाद सवर्णों को दिया। उनका कहना था कि शूद्र दंपति ही रसोई बनाएंगे और सबको उस रसोई को खाना भी होगा, जिसका सवर्णों ने घोर विरोध किया। और उन्होंने कहा कि यह एक मानसिक संकट है जो गांधी जी हमें दे रहे हैं। और गांधी जी को धमकाया भी उन्होंने कि वे गांधी जी को आगामी किसी भी कार्य के लिए फंडिंग भी नहीं करेंगे। पर गांधी जी बिल्कुल अडिग रहे। यहीं पे गांधी जी को समझने में हमें थोड़ी कठिनाई होती है। जहां वे एक और प्राचीन वर्ण व्यवस्था को तोड़ते हैं, वहीं अपने लेखन में वे वर्ण व्यवस्था के समर्थक नजर आते हैं। सिद्धांत वे समर्थक हैं, पर व्यवहार में वे उसको तोड़ते हैं। यानी वर्ण व्यवस्था को वो मान रहे हैं, वर्ण व्यवस्था को मान रहे हैं, तो वो चारों जो हमारे यहाँ व्यवस्था वर्ग हैं उन सबको वो स्वीकार करते हैं, मगर व्यवहार में जब वे प्रयोग में लेते हैं तो वे इसको पूर्ण रूप से तो तोड़ना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने हरिजन या दलित उत्थान का कार्य भी किया। उनके जीवन से और लेखन से हम उन्हें समझते हैं, इसीलिए जब वो लिखते हैं तो पहले दिन समर्थन करते हैं। और ये आप नोट करिएगा, हिंद स्वराज में भी मैंने कई जगह पे देखा है कि गांधी पहले उसी चीज का, हम अंग्रेजी का ही जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि वे अंग्रेजी का समर्थन करते हैं, वहीं पे वो कहते हैं कि नहीं नहीं, अंग्रेजी हमारे पाँव की पेटी है। तो जहां एक दिन वो किसी चीज का समर्थन करते हैं तो दूसरे दिन उसका विरोध करते हैं और तीसरे दिन वो उसका घोर विरोध करने पर आ जाते हैं। पर अपनी ताकत और अपने गुणों के कारण गांधी लोगों को प्रभावित करते हैं और उसको अपनी बात को वे मनवा भी देते हैं। आश्रम उनके लिए एक आदर्शवादी व्यवस्था नहीं, वो जीवन में उन सभी चीजों को छोड़ते हैं जो उन्हें देशभक्ति व एकता में रोकते हैं, जो वे व्यवहार से सीखते थे। अतः गांधी दर्शन को हम एक व्यवहारिक दर्शन कहते हैं। यह किताबों से निकला हुआ नहीं है, किताबों में तो हम इसको बांध देते हैं, पर गांधी के जो विचार हैं, जो जीवन से संबंधित जो उन्होंने प्रश्नोत्तर करे हैं, उनको जब हम देखते हैं तो हम गांधी के विचारों से को हम जान पाते हैं। और इसीलिए जब हम जानते हैं तो गांधी की बातों में अंतर्विरोध नजर आता है, इसलिए गांधी सबके दुश्मन बन बैठते हैं। वे हिंदू धर्म को मानते हैं और हम पाते हैं कि हिंदू ही उन्हें मारता भी। गांधी किसी को भी वे अपना नहीं बना सके और गांधी किसी के भी अपने नहीं बन सके। नेहरू उनकी नीतियों के विरुद्ध नजर आते हैं, अंबेडकर के साथ भी उनके विचार मेल नहीं खाते हैं। समर्थक वो ही है जो मठी गांधीवादी या सरकारी गांधी। लोहिया सही ही कहते हैं कि सरकारी गांधी ही हैं जिन्हें नैतिक बोध नहीं है, क्योंकि राजनीति में नैतिकता के साथ में रहा नहीं जाता। किसी भी पद पर चाहे छोटे से छोटा पद हो, नैतिकता सर्वप्रथम बलिदान की जाती है। पर वे गांधी की बात करते हैं, खादी पहनते हैं, गांधी पर माला चढ़ाते हैं, इसलिए वो सरकारी गांधी है। मठी गांधी लोहिया उनको कहते हैं जो गांधी के नाम पर जमीन ले लेते हैं, आश्रम बनाते हैं, कुछ काम करते हैं, पत्रिका चलाते हैं, इस तरह गांधी का नाम वे जिंदा रखते हैं। उदात्त गांधीवादी वे हैं जो जैसे कि लोहिया है, और ऐसे दो चार लोग ही हैं जो इधर उधर बिखरे हुए हैं। इस तरह गांधी के साथ हम देखते हैं कि हम और आप चल ही नहीं पाते हैं। ज्यादातर या तो विरोधी होते हैं या कुछ भक्त होते हैं। भक्ति से दुनिया नहीं चल सकती है, क्योंकि
आराध्य में हम दोषी, आराध्य में तो हमें कोई दोष नजर ही नहीं आता है, हम पूर्णतः उनके समर्पित हो जाते हैं, सब कुछ हमें अच्छे गुणों से ओतप्रोत नजर आता है। पर गांधी को हम देखें तो गांधी तो भक्ति के लायक भी नजर नहीं आते। क्यों? क्योंकि वे व्यवहारिक हैं, क्योंकि वे नैतिक हैं, क्योंकि वे उदात्त हैं, जिनकी अपनी कुछ सीमाएं हैं, जिनकी अपनी स्वयं की मानवीय दुर्बलताएं भी हैं, जिनसे हम टकराते हैं और लड़ते भी हैं, लेकिन उनके बिना हमारा काम भी नहीं चलता है। हम देखते हैं कि गांधी के बिना हम कैसे चल पाएंगे, यह भी हमारे समझ में नहीं आता है। गांधी के व्यवहारिक दर्शन ने लोगों को खूब प्रभावित किया और उस पर चलना कठिन था, इसीलिए गांधी के साथ आजादी की लड़ाई में खूब लोग उनके साथ रहे, जेल भी गए। लेकिन देश निर्माण का सपना जब मूर्त रूप में सामने आया तो हिंद स्वराज की बात किसी ने भी नहीं मानी। मेरे सपनों का भारत जो उनके व्याख्यानों का संग्रह है और 29 जनवरी की जो उनकी अंतिम वसीयत मानी जाती है, जो उन्होंने टिप्पणी करी है, उसको भी, उसकी ओर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि गांधी के रास्ते पर चलने में जोर आता है। आज झूठ का चारों ओर साम्राज्य है, तो ऐसे में हम गांधी को कैसे जी पाएंगे? हम कैसे, हमें गांधी अच्छा लगेगा? गांधी अच्छा तभी लगेगा जब हम सत्य को अपनाएंगे, हम गांधी के जैसे उनके विचारों के साथ में चल पाएंगे। गांधी ने राष्ट्रभाषा हिंदी पर भी जोर दिया और उन्होंने कहा कि गुजराती, बंगाली, तमिल, कर्नाटक ये सब बन करके नहीं रहना है, हमें भारतीय बनना है तो हमें हिंदी भाषा सीखनी होगी। पर हम देखते हैं कि आज आजादी के इतने वर्ष हो गए, हम आज भी हमारी टेक्स्ट बुक और हमारे सिलेबस रेफरेंस बुक बहुत कम अंग्रेजी से हिंदी में आ पाई है। और इसी तरह से हम विंध्या के उस पार के लोगों को भी भाषा के मसले पर अपने से जोड़ नहीं पाए हैं, राष्ट्र से जोड़ नहीं पाए हैं, और भाषा का मसला अभी भी राष्ट्रीय अस्मिता पर चोट है। गांधी के पर्यावरण संरक्षण के दिखाए रास्ते की भी हमने पूरी अनदेखी करी है। जो इंसान साबरमती पर रहकर एक लोटे से अपना कार्य करता था, उसका सबक किसी ने भी नहीं किया। और आज हमारी पीढ़ी पानी की कमी, जल संरक्षण के प्राचीन ट्रेडिशनल तरीकों को छोड़ने की सजा भुगत रही। मजे की बात यह है कि आज तक जल की उपयोगिता, पेड़ों का संवर्धन, संसाधन के संरक्षण के महत्व को हम लोग समझ ही नहीं पाए हैं। मानव की भोगवादी सोच ने सुनामी, जल प्रलय, जल संकट ऐसे खतरों को खूब बढ़ा दिया है, मगर हमारी सोच यहाँ आकर के बिल्कुल ठप हो जाती है। गांधी के राम राज्य की हम बात कर रहे थे, तो राम राज्य गांधी का हम माने तो मेरी नजर में, ये मेरा अपना खुद का आकलन है, कि गांधी का राम राज्य था कि राज्य के वैभव को ठोकर मार दे। पर आज वह राम राज्य कहाँ है? गांधी कहते हैं कि जो लालच में रहता है वह राम राज्य कैसा है। राम राज्य की शुरुआत तो कैकेयी के वनवास मांगने के साथ ही शुरू हो गई। रास्ते के दुखी इंसानों को रामचंद्र जी ने उबारा, जंगल में रहना, भोग की लालसा को त्यागना, यही राम राज्य था और यही गांधी का भी राम राज्य है। जो गांधी के राम राज्य की कल्पना जो है, वहां पर भोग नहीं है, त्याग है, और यही गांधी का राम राज्य है। गांधी जो राजपद व उच्चपद को भी छोड़ दे और किसी तरह की पद की लालसा नहीं करे, वही राम राज्य है। और गांधी ने भी इन्हीं आदर्शों को अपनाया था। वह देश के प्रधानमंत्री बड़ी आसानी से बन सकते थे। विश्व में हम देखते हैं कि आज तक जितनी भी क्रांतियां हुई, आंदोलन हुए, जिन्होंने भी उसमें भाग लिया, वे सब कभी ना कभी अपने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या किसी उच्च पद पर सुशोभित रहे। पर गांधी में इस प्रकार की सत्ता की कोई भी आकांक्षा नहीं। उनके हाथ में सत्ता थी, मगर वे उस सब को छोड़ करके भाग खड़े।
हम तो कहाँ एक एक पैसे के लिए लड़ लेते हैं, पर गांधी त्यागते हैं, पर हम नहीं त्याग पाते। हमारे सामने वेस्टर्न मॉडल है जो कैपिटलिस्ट कंज्यूमरिज्म में फंसा हुआ है, तो वह गांधी कैसे हो सकता है? हमारी मनस्थिति, हमारा रहन सहन, कुछ भी तो गांधी जैसा नहीं है। ना कि वेस्टर्न आइडियाज से हम घिरे हों जिसे गांधी ने, हम अभी भी उसी वेस्टर्न आइडियाज से घिरे हैं जिसे गांधी जी ने कभी शैतान का घर कहा था, और पार्लियामेंट को उन्होंने वेश्या कहा था, जहां प्रधानमंत्री के हिसाब से चलना पड़ता है। हालांकि इस शब्द पर ऑब्जेक्शन आया था और गांधी जी ने इस शब्द को अपना वापस भी ले लिया। इस प्रकार अंत में मैं यही बताना चाहूंगी कि गांधी ने कभी किताबों से पढ़कर अपने दर्शन को नहीं सीखा, जैसा कि दूसरों ने बाहर जाकर, विदेश में जाकर के उच्च शिक्षाएं हासिल करी, ज्ञान अर्जित करा, और फिर अपने ज्ञान को लेखन के माध्यम से उन्होंने साबित किया। गांधी जी भी इंग्लैंड तो पढ़ने गए थे, पर सबसे कम पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित हम गांधी को देखते हैं। नेहरू और अंबेडकर इंग्लैंड गए और उन पर उसका खूब असर हुआ, उन्होंने ज्ञान अर्जन भी किया और उन्होंने ग्रंथ भी लिखे, पर गांधी के पास उनका कोई ग्रंथ नहीं। गांधी के जितने भी विचार हैं उनका संग्रह है, उन्होंने कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा है जो उनके गांधीवाद को या उनके वाद को साबित कर सके या सिद्ध कर सके। हिंद स्वराज में भी उन सवालों का ही संग्रह है जो गांधी जी से अफ्रीका में रहते हुए इंडियन ओपिनियन के माध्यम से पूछे जाते थे, या वे उनका जवाब देते थे, वे उसके बारे में बोलते थे, ये अखबारों में लिखते थे। हिंद स्वराज उसी का ही एक संग्रह है। इंग्लैंड से जब वे वापस लौट रहे थे तो पानी के जहाज में बैठ करके उन्होंने अपने उत्तरों को संग्रहित किया और फिर उन्होंने अपनी इस पुस्तक का सृजन किया। उनके पास तो कोई भी ऐसी पुस्तक ही नहीं है जो दर्शन को समझा सके, इसीलिए वो कहते हैं कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। और वास्तव में आप गौर करिएगा कि गांधी को हम किताबों से कभी नहीं जान पाएंगे। अगर जानना है और समझना है तो उनकी जिंदगी से हमें सीखना होगा। नेहरू को तो हम उनके राइटिंग्स के माध्यम से पहचान लेते हैं, उनके विश्व इतिहास की झलक, उनके द्वारा जो लिखे गए लेटर्स हैं इंदिरा गांधी को जो उन्होंने लिखे, उन्होंने जो प्रधानमंत्री का पद संभाला और उन्होंने अपने संघर्ष को जिस प्रकार से जाहिर करा, उसके माध्यम से हम नेहरू को समझ लेते हैं। हम बाबा साहब अम्बेडकर को भी उनके द्वारा लिखी गई लेखनी से समझ लेते हैं, परंतु गांधी एक अकेले ऐसे हैं जिनको हम किताबों से कभी भी नहीं जान पाए। गांधी ने लिखने में भी तत्कालिक जो उनकी बोलने वाली जो बोली थी उस भाषा का प्रयोग नहीं करा, वरन उन्होंने अपनी भाषा को धार्मिक रखा, यानी कि उन्होंने अपने हर बात में धर्म को या अध्यात्म को अपनी हर बात में उसको गांधी जी और चालू आहे। हाँ, खत्म ही कर दो। हम धर्म से भागते हैं, अतः गांधी वो 4 नंबर का डिलीट कर, हम धर्म से भागते हैं, गांधी को डिलीट हम हमेशा दे ना। त्याचं काय हो, 50,000 रुपये तुम्ही भरा, 50 मिल, 2 जण डिलीट घेऊन घेऊ फॉर शांत रहे भाई, शांत रहे प्लीज। बोला हाँ जी। अरे घ्याले पुढचे बाहेर डिलीट भेटत नाही, डिलीट लागले ना आपलं तरी लय बरायचं डिलीट सगळे सर तुमचा माईक बंद करा. डॉक्टर राऊत डॉक्टर सर. नावाचे बोल लागले, हेच तर लय मोठी गोष्ट आहे तिथं आहेच राऊत काय सर, त्याला राऊत भेटली सर, ना, प्लीज सॉंग माईक बंद केले, करा. मग त्याने घेतले ना 50,000 भरून. राऊत सर तुमचा माईक बंद करा. ओके, तो गांधी हर चीज में अध्यात्म को लेकर के आते हैं और हम धर्म से भागते हैं,
इसलिए हम गांधी से हमेशा ही टकराएं। इसलिए गांधी को गांधी बनकर ही समझना होगा, मैं बनकर के हम गांधी को नहीं समझ सकते। जब दर्शन की बात होगी तो हम सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य को सामने तो लाएंगे, पर ये भी हैं, मगर उनके जीवन से निकली हुई बातें जो हैं वे ज्यादा हमारे को प्रभावित करती हैं। हम सिद्धांत को लाते हैं और वो व्यवहार से जीवन चलाते हैं। ये सब जितनी भी ब्रह्मचर्य, अस्तेय और परिग्रह जो है ये सैद्धांतिक बातें हैं, तो हम सिद्धांत को अगर बीच में लाते हैं तो वो गांधी नहीं लाते हैं, वो व्यवहार से जीवन चलाते हैं। अगर सिद्धांत से ही जीवन चलता तो हम अक्षरशः संविधान के अनुसार चलते, पर कौन आजकल चल रहा है? अम्बेडकर तो स्वयं खुद ही कहते थे कि हमारा सामाजिक आधार दूसरा है और राजनीतिक आधार दूसरा है। इसलिए गांधी दर्शन जीवन से निकला हुआ है और वही दर्शन हमें प्रभावित करता है। जैसे गांधी की तरह से हम सादगी से रहें। गांधी ने पहले खूब सूट पहने, हैट पहन करके घूमे, शूज पहन करके घूमे, पर जब वे अपने देश में आए और देश में आकर के जब उन्होंने असमानता और गरीबी देखी तो उन्होंने यह सब उतार फेंका। जैसा किसान और मजदूर पहनते हैं उन्हें वैसा ही रहने की उन्होंने कोशिश करी। पर हम अपने को देखें तो हमारे को आज जो चाहिए हम वो लेते हैं, महंगे से महंगा हम कपड़ा लेते हैं, हम ड्रेसेस पहनते हैं, हम नए कॉस्ट्यूम्स मंगाते हैं, हमारे पास 100 तरह के जूते की जोड़ियां होती हैं, हमारे पास में परफ्यूम भी होता है, हम इन सब को अपने साथ में प्रयोग में लेते हैं। अगर हम अपने को बदलते ही नहीं है और हम इसी तरह से रहते हैं तो हम गांधी जी को कैसे समझेंगे? हम गांधी जी को फॉलो कैसे कर पाएंगे? हमें गांधी जी को समझना है तो उन्हीं की जैसे धोती में रहना होगा। लोग क्वेश्चन करते हैं और प्रश्न उठता भी है कि नंगे को समझने के लिए क्या नंगा रहना जरूरी है? पर हाँ, मेरा कहना है कि गांधी को समझने के लिए हमें गांधी बनना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच। आप लोगों में से अब कोई प्रश्न हो तो वे उठा सकते हैं। Good morning, Anuradha ma'am. Good afternoon. जी नमस्ते। Myself, नमस्ते Dr. सर। Kumar Vimal Saxena from Uttarakhand, Bajpur. I am HOD of जी Commerce, Government PG College, Bajpur. मैडम बड़ा अच्छा लगा, आपका बड़ा इंस्पायर लेक्चर रहा और आपने हम लोगों को इतनी अच्छी तरीके से गांधी के बारे में जो चर्चा की, वाकई में स्वागत योग्य है। और आप लोग इतना व्यस्त रहती हैं और व्यस्तता के बाद भी हम लोगों को जो समय आप लोग दे रहे हैं उसके लिए मैं सभी की तरफ से HRDC बाजपुर की तरफ से और सारे प्रतिभागियों की ओर से आपका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैडम मेरा बस यही मानना है, अभी भी मैंने अपने जो है पहले रिसोर्स पर्सन से मैंने ये बात पूछी थी और उन्होंने मुझे को सहमति व्यक्त की थी। मेरा ये मानना है कि लोग सामान्यतः गांधी जी के बारे में कहते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, और मैं इसको डिनाई करता हूँ। आई डोंट एग्री, मैं इससे सहमत नहीं हूँ और मैं कहता हूँ सॉल्यूशन का नाम महात्मा गांधी। इट्स माई ओनली कंफ्यूजन। किसका नाम महात्मा गांधी? सॉल्यूशन का नाम महात्मा गांधी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, इट्स ओनली माई कंफ्यूजन या एम आई राइट? टेल मी प्लीज। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमति कर रही हूँ, एग्री कर रही हूँ कि हमने गांधी जी को मजबूरी का नाम क्यों दिया। यही तो उनकी सार्थकता और प्रासंगिकता है आज के युग में। हम गांधी के लिए गोष्ठी इतनी कर लेते हैं, हम खूब गांधी प्रासंगिक है, वर्तमान में उनकी अहिंसा के सिद्धांत को मानना चाहिए, पर क्या अहिंसा का सिद्धांत प्रासंगिक है? नहीं है। पर उनका अहिंसा का सिद्धांत किस रूप में था, आप उस रूप को समझिए। एक उन्होंने सत्याग्रह पे जोर दिया, यह सब उनका एक विदेशी शक्ति से लड़ने के लिए स्वयं को ताकत देने का एक अस्त्र था। उन्होंने अहिंसा को माना तो उसको सत्याग्रह से जोड़ा था, उस पर टिके रहने की उन्होंने बात करी थी। अहिंसा का अर्थ ये नहीं था कि गांधी ने कहा कि एक चांटा मारे तो आप दूसरा गाल आगे कर दो, वो उनकी खुद की स्वयं की सहनशीलता थी। मगर हम उस सहनशीलता को उनकी कमजोरी नहीं माने। हम कमजोरी कैसे मान सकते हैं? जिस इंसान ने अपने चंद विचारों के आधार पर एक इतने बड़े साम्राज्य से टक्कर ले ली और वे गांधी के हर विचार से सहमत होते रहे, उनके
क्या हम मौन को कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा अस्त्र है? और वाकई में है। आप आज भी बात करें तो एक मौन 100 लोगों को हरा देता है। तो ऐसी स्थिति में हम मौन व्रत धर करके हम उस चीज का एनालिसिस कर सकते हैं, हम उसका अनुशीलन कर सकते हैं कि क्या हमारे द्वारा कही गई बात सही थी। गांधी जी हफ्ते में एक दिन, मंडे का दिन उनका बंधा हुआ था जब वे जी व्रत जी रखते थे, जी मौन व्रत रखते थे। और इस दिन वो कहते थे कि मैं अपने कितने ही काम निपटा लेता हूँ। और इस काम निपटाने के उसमें वे उस मौन व्रत की महत्ता को समझते थे, क्योंकि वे कहते थे कि मेरा मौन व्रत किसी का प्रत्युत्तर देने के लिए नहीं है, यह मेरे को उसका जवाब देने के लिए स्वयं को तैयार करने का समय देता है। तो हम गांधी को कैसे मजबूरी कह सकते हैं? गांधी ने अपने अस्त्रों से, बहुत छोटे छोटे अस्त्र थे, उनसे क्या समय की उन्होंने प्रबंधन माना। उन्होंने पर्यावरण की रक्षा के लिए बात करी, उन्होंने उपवास की बात करी, उन्होंने प्रार्थना की बात करी, उन्होंने ये अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने किस प्रकार से अपने अहिंसा के माध्यम से, बातचीत के जो माध्यम से जो उन्होंने स्वतंत्रता हासिल करने में अपना सहयोग दिया। हम उसके आधार पर कतई भी ये नहीं कह सकते हैं कि उनके अस्त्र बहुत छोटे थे और उनका मजबूरी है उनको मानना। नहीं, मजबूरी नहीं है, ये आपके ऊपर। मैंने अपना पेपर ही इसी पे तैयार करा कि गांधी जी को अगर आपको समझना है तो गांधी जी के समकक्ष खड़ा होना पड़ेगा। हम गांधी जी को किसी वाद से या किताब से नहीं समझ सकते। गांधी जी ने जो जीवन से ग्रहण किया, उन्हीं विचारों को वो लिखते चले गए। जो क्वेश्चन उनसे पूछे गए उनके वे जवाब देते चले गए, और इन जवाबों के माध्यम से ही उन्होंने अपने विचारों को प्रकट किया, और उन्हीं विचारों के आधार पर उन्होंने अपनी किताबें लिखी हैं। आज कोई भी किताब ऐसी नहीं है, ऑटोबायोग्राफी जरूर उनकी है जो उन्होंने अपना सारा संपूर्ण लिखा, परंतु कोई भी पुस्तक उनकी लिखी हुई ऐसी नहीं है जो उनके वाद को साबित करते हैं। जो गांधी को हम गांधीवाद कहते हैं, दैट इज समथिंग अ रॉन्ग थिंग। हम उसको वाद कहीं नहीं कह सकते। गांधी ने किसी वाद की स्थापना नहीं की। थैंक यू मैम। जो है माथुर मैम, मैं आई एम स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स स्ट्रीम का विद्यार्थी हूँ, लेकिन मेरा ये रुचि का विषय है गांधी, और जिसके कारण मैं इस शॉर्ट टर्म कोर्स में जुड़ा। और रियली आपने बड़ी सरलता से मेरे इस कंफ्यूजन को, मेरे इस प्रश्न को जो आपने उत्तर दिया, तो वाकई मैं उसके लिए मतलब थैंक्स आपको पे कर रहा हूँ। और थैंक यू सो मच माथुर मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या बात है, गांधी पे क्वेश्चन ही नहीं है एवरीवन। हाँ जी जी, प्रतिभा मैम। मैम नमस्ते। नमस्ते मैम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। विमल सर की बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी कि पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का एक लेख था, अगर आपने सुना हो, मजबूती का नाम महात्मा गांधी। यस मैडम, बिल्कुल, आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू। मैं यही कह रही हूँ कि क्यों हम मजबूरी के रूप में क्यों देखें। और जी। इस पे मैंने एक लेख लिखा था, मैं कभी शेयर करूंगी। तो वाकई में मजबूरी के साथ नहीं, मजबूती के साथ जोड़कर। यस मैडम, क्लैपिंग कर रहा हूँ मैं आपके लिए। गांधी को हम शायद अच्छी तरह समझ ही नहीं पाए, क्योंकि गांधी को हमने बहुत जल्दी भुला दिया मैम। गांधी शायद हमारे साथ में कुछ और लंबे समय तक जुड़ते तो भारत में जो प्रक्रिया अपनाई गई है, जो संविधान को जिस तरह से अपनाया गया है, जिस तरह से हमारी शासन व्यवस्था अपनाई गई है, हम शायद किसी और प्रकार की शासन व्यवस्था से जुड़ते अगर गांधी जिंदा रहते। तो गांधी क्योंकि इतनी जल्दी यहाँ से चले गए थे, और गांधी का हम पे हमारे स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत मजबूती का रोल रहा है, तो इसीलिए हमने गांधी को पचा तो लिया, पर हम उसको पचा पाए नहीं। हमने खा तो लिया गांधी को, और उनको समझने की कोशिश ही नहीं करी, और इसीलिए पचा ही नहीं पा रहे। जब पचा नहीं पा रहे हैं तो जब कोई भी चीज इनडाइजेस्टिव होएगी तो हमें बाहर निकालना होगा, और वो बाहर इसलिए निकाला गया कि हमने उनको नाम दे दिया मजबूरी। शर्म आनी चाहिए शायद हम ही लोगों को कि हम इस तरह से बात करें, क्योंकि गांधी को जब मैंने भी पढ़ा तो मेरा भी शुरू में इसी प्रकार के कुछ विचार थे। जी। और जब गांधी को मैंने पढ़ना शुरू करा
क्योंकि मैं उनको पॉलिटिकली पढ़ती थी। जब पॉलिटिकली पढ़ रहे हैं तो हमारे आगे सबसे पहले 1919 में 1920 में जो असहयोग आंदोलन उन्होंने प्रारंभ किया, तो असहयोग आंदोलन असफल रहा। जी जी। उन्होंने चौरा चौरी के नाम से तुरंत उसको खत्म कर दिया और अब्रप्टली खत्म करा, जबकि जनता तो अहिंसा के लिए तैयार ही नहीं हुई थी। जनता को आपने उस तरह से मोल्ड ही नहीं करा था और आपने अहिंसा के लिए उनको उतार दिया। और जब जनता तैयार नहीं थी और उन्होंने प्रतिकार के रूप में अंग्रेजों को जला दिया, तो आपने उसको रोक दिया। तो आई काउंटेड दैट थिंग हिज फर्स्ट फेलियर। सेकंड मैं कहती हूँ कि स्वराज पार्टी उभर करके सामने आई और वो इलेक्शंस में उन्होंने पार्टिसिपेट करा और वो प्रशासन में पार्लियामेंट में अंदर जा करके हिस्सा लेना चाहती थी, पर गांधी ने उसी समय दांडी मार्च करा। और सेकंड उनका जो ये था, यह भी असफल रहा, क्योंकि वो इतनी बड़ी फांसी को बचा ही नहीं पाए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भाग ले लिया, तो मेरे लिए वो भी गांधी की सेकंड असफलता थी। थर्ड असफलता जो उन्होंने फिर शुरू करा था, भारत छोड़ो आंदोलन, तो मेरे लिए वह भी एक असफल आंदोलन था। तो गांधी के द्वारा शुरू किए गए जो 3 बड़े आंदोलन थे, जिसके द्वारा हम उन्हें याद करते हैं और इंडियन पॉलिटिक्स में उनका एक महत्वपूर्ण रोल मानते हैं, हम उन तीनों में ही उनको असफल मानते हैं। तो मेरे लिए तो गांधी बिल्कुल ही आउटडेटेड थे। मैं गांधी को आउटडेटेड ही मानती हूँ। मगर जब आप उनके विचारों को पढ़ते हैं, तब समझ में आता है कि वो क्या चाहते थे और क्या चाह रहे थे। आई एम सॉरी, 1-2 मिनट लूंगी, बैटरी लो हो रही है। प्रतिभा मैम मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। प्रतिभा मैम, थैंक यू सो मच। आपने मेरे को एक मजबूती दी और मेरे विचार को आपने मैं शेयर करूंगी सर। मेरे पास पुरानी कटिंग होगी उस लेख की, मैं आप सभी को शेयर करूंगी और यू ऑल मस्ट रीड। इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आज महात्मा गांधी को मजबूरी ना माना जाए, बल्कि समाधान के रूप में देखा जाए। हर समस्या का समाधान गांधी है, मेरा मानना ये। बिल्कुल 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 सही कहा सर आपने जी। प्रतिभा मैम, हम उस लेख का इंतजार करेंगे, वो आप शेयर कर रही है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं शेयर करती हूँ। यस यस, प्लीज प्लीज, थैंक यू मैम। ग्रुप पे कर दीजिएगा जी। जो है माथुर मैम, मैंने भी गांधी जी को बहुत पढ़ा और क्रेडिट गोज टू डॉक्टर पंकज सिंह। अगर मैं पीछे जाके बात बताऊं आपको, तो मैं अपने महाविद्यालय में एंटी गांधी के नाम से फेमस था। पंकज सर ने मुझसे बड़े निवेदन के संग बात करी, कहा कि डॉक्टर साहब, आपने चूंकि जो सुना है आप उसकी चर्चा करते हैं। आपसे लोगों ने एक अलग तरीके गांधी आपके सामने पेश कर दिया और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया और आप सबसे वो चर्चा करने लगे। मेरा आपसे निवेदन है, आप गांधी को पढ़िए और पढ़ने के बाद एक बार मेरे से आप आर्गुमेंट करिएगा। रियली पंकज सर का वो थॉट आज ही मेरे सामने है। मैंने ऐसा किया तो मैंने अपने जो मेरे गांधी था उस गांधी से और जो एक्चुअल गांधी था बिल्कुल उसको विपरीत पाया, और आज मैं प्रो गांधी हूँ। तो कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर उस कंफ्यूजन का करेक्ट सॉल्यूशन मिल जाए तो व्यक्ति, एक समझदार इंटेलिजेंट व्यक्ति अपने आप को करेक्ट करता है। आप लोगों को बड़ा अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है। हमें गांधी के समकक्ष आना पड़ेगा। हम गांधी को गांधी बनकर के ही समझ सकते हैं। हम गांधी के अकॉर्डिंग बनते ही नहीं है और एक्सपेक्टेशन हमारी सब तरह की शुरू हो जाती है, तो हम नहीं हो सकते हैं। और किसी के कोई सवाल? मुझे लग रहा है मैम आपने इतने अच्छे तरीके से उस चीज को क्लियर किया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके पूरे व्याख्यान में ही समाधान छुपे हुए थे। जी, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम मैडम, मोस्ट वेलकम। कोई सवाल है नहीं? ओके, हेलो प्रतिभा मैम, वोट ऑफ थैंक्स मैं चाहूंगा मैडम के लिए। A very good afternoon to all. Respected director, am I audible, ma'am? Am I audible? बिल्कुल। Respected director HRDC, Dr. Bedre sir, and coordinator Dr. Pankaj sir,
Dr. R.P. sir, and respected and dear participants, on behalf of Dr. Harshin Gaur University, Sagar, I feel immense pleasure to this opportunity to propose a vote of thanks to eminent resource person, to Dr. Anuradha Mathur, Madam. मैडम, आपने जो गांधी के प्रयोगों की और सार्थकता और इसके अलावा उनकी प्रासंगिकता के बारे में जो विभिन्न आयामों में जो व्याख्या दिया आपने, चाहे मौन हो, प्रार्थना, उपवास, सत्याग्रह, ट्रस्टीशिप, स्वराज, समय प्रबंध, अनुशासन आदि के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया। आपने मौन के बारे में जो बताया कि गांधी अक्सर कहा करते थे कि मैं प्रतिक्षण अनुभव करता हूं कि मौन सर्वोत्तम भाषण है। वास्तव में इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम कम से कम बोले और जो बोले वो सार्थक बोले। एक और चीज स्वराज के बारे में जो आपने बताया कि जो भी योजनाएं बने, क्योंकि स्वराज में जो अपनाई जाए, जो इस योजनाएं बनाई जाए इस शासन के द्वारा, उनका उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति को लाभ हो सके। ये आज के रूप में बहुत ही प्रासंगिक है, जो कि शासन के द्वारा ये चीजें दिखती तो है लेकिन एक्चुअली होती नहीं है एक्शन में। इसके अलावा समय प्रबंध, जिस एक और सेवा भावना, जिस सत्ता का आधार सेवा भावना हो, वो सत्ता लोक कल्याणकारी नहीं होती, तो अंततः सत्ता का जो आधार हो वो लोक कल्याणकारी हो। क्योंकि आज की जो राजनीति है वो स्वार्थ की राजनीति, बेईमानी, इन किन प्रकार सत्ता पर कब्जा या राजनीतिक अपराधीकरण, ऐसे में गांधी जी की जो सत्ता का आधार था सेवा भावना, वो आज वास्तव में बहुत ही प्रासंगिक, आपने इसको अच्छी तरह से व्याख्यायित किया। इसके अलावा स्वराज के 4 मापदंड जो आपने बताए हैं, उन मापदंडों में वास्तव में एक राज्य के लोक कल्याणकारी भावना ही नहीं थे उनमें। इसके अलावा गांधी जो आपने बताया, गांधी को हम गांधी बनकर ही या गांधी के विचारों को आत्मसात करके ही हम गांधी को जान सकते हैं। अंततः मैं कहना चाहूंगा कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में जो क्षेत्रीय एवं वैश्विक समस्याएं मुंबई खड़ी हुई हैं, उनका समाधान शायद जहां तक मैं समझ सका हूं काफी हद तक गांधी दर्शन से ही निकल सकता है। एंड द फर्दर माय डीप सेंस of appreciations and thank to all the participants. Myself Chandrabhan Singh, Assistant Professor, Department of Political Science, Kalpi College, Kalpi, District Jalaun, Uttar Pradesh. एक बार पुनः मैडम मैं आपका इतने बहुमूल्य विचारों से हम सबको अवगत कराने के लिए तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। अगर मेरी आवाज पंकज सर अगर सुन रहे हो तो मेरा विनम्र अनुरोध है कि एक लेक्चर अनुराधा मैम का जरूर दोबारा रखा जाए। मैम